प्यारे परीक्षार्थियों, कैसे हैं आप सब। तो आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ हिंदी टीजीटी का सिलेबस, जिसमें आप लोग जानेंगे कि आखिर आपके हिंदी के टीजीटी के सिलेबस में आखिर है क्या। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हैं हम सिलेबस को समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास, यानी कि जो हिंदी साहित्य का इतिहास है इसके अंतर्गत हमें पढ़ना पड़ेगा। इसमें गद्य और पद्य दोनों आएंगे, जिसे हम काव्य कहते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा आदिकाल, फिर पढ़ना पड़ेगा हमें भक्तिकाल, और भक्तिकाल के अंतर्गत भी क्या है, संत काव्य और सूफी काव्य, राम काव्य और कृष्ण काव्य। तो यहाँ पर अब ये चार कैसे हो गया, तो चार ऐसे हो गया कि जो भक्तिकाल था उसे पहले दो भागों में बांटा गया, निर्गुण और सगुण, यानी कि पहले निर्गुण और सगुण दो भागों में बांटा गया, फिर निर्गुण को भी दो भागों में बांटा गया और सगुण को भी दो भागों में बांटा गया। निर्गुण को ज्ञानाश्रय और प्रेमाश्रय, ज्ञानाश्रय शाखा को क्या कह दिया गया, संत काव्य, और प्रेमाश्रय शाखा को क्या कहा गया, सूफी काव्य। राम काव्य और कृष्ण काव्य, अब इसमें क्या था, इसे सगुण में आ गए, तो इसमें क्या था, राम काव्य धारा और कृष्ण काव्य धारा। तो राम काव्य धारा यानी कि जो ज्ञानाश्रय और प्रेमाश्रय राम और कृष्ण, तो यहाँ पे जो था यानी कि रामाश्रय शाखा में क्या रखा गया, राम काव्य को रखा गया, और कृष्ण काव्य शाखा में क्या रखा गया, कृष्ण के काव्य को रखा गया। ठीक है, फिर आगे चलते हैं, आगे क्या पढ़ना होगा, आगे रीतिकाल, आधुनिक काल, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग, प्रयोगवादी युग, नई कविता। यानी कि आपको क्या पढ़ना होगा, हिंदी साहित्य के इतिहास से आपको पूरा काल विभाजन पढ़ना पड़ेगा। ओके, तो आगे चलते हैं। अब आगे पढ़ना है कि हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास, यानी कि अब गद्य में कौन कौन सी विधाएं होती हैं, तो उसमें आपको पढ़ना पड़ेगा निबंध, नाटक, उपन्यास, आगे है कहानी, यानी कि निबंध, नाटक, उपन्यास। आपको इतनी क्या पढ़नी पड़ेंगी, आपको पहले ये विधाएं पढ़नी पड़ेंगी, यानी कि गद्य साहित्य के विकास के ये क्या है, ये विधाएं हैं। अब किसने कौन सा नाटक लिखा है, किसने कौन सा निबंध लिखा है, किस कवि की कौन सी रचनाएं हैं, तो आपको इसी के अंतर्गत ये भी देखना पड़ेगा। यानी कि कवियों ने जो निबंध लिखे हैं, निबंध जो आप लोग जानते हैं कि जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा, बहुत से कवि हो गए, उन सब ने जो अपनी विधाओं में रचनाएं की हैं। ठीक है, तो आपको इन चार विधाओं से ज़्यादा भी आपको पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलर आपको 4 विधाएं दे रखी हैं। तो इसमें मतलब किस कवि ने किस विधा में कौन सी रचनाएँ की हैं, आपको इसके अंतर्गत ये भी पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है, कहानी, मतलब कहानियाँ किस किस कवि ने लिखी हैं, आपको ये भी पढ़ना पड़ेगा। तो आगे है हिंदी गद्य की लघु विधाएं, यानी कि वो कैसी विधाएं थी, वो बड़ी बड़ी विधाएं थी। जैसे निबंध बहुत बड़े बड़े होते हैं, कहानियाँ बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, ठीक है, नाटक बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो ये सारी क्या है, ये विधाएं बड़ी बड़ी। अब लघु मानी छोटी विधाएं, जैसे जीवनी हो गई, जीवनी किसी की कितनी बड़ी हो सकती है, छोटी हो गई। आत्मकथा, व्यक्ति की आत्मकथा भी लघु विधा है। संस्मरण, रेखा चित्र, यात्रा साहित्य, और गद्य काव्य और व्यंग्य, यानी कि आपको लघु विधाओं में गद्य काव्य, व्यंग, यात्रा साहित्य, रेखा चित्र, संस्मरण, आत्मकथा, जीवनी, ये सारी विधाओं के बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। किस कवि ने मतलब आत्मकथा लिखी है, किस नाम से किसकी आत्मकथा लिखी है, यात्रा वृत्त क्या है, किसी ने संस्मरण लिखे, जैसे महादेवी वर्मा ने रेखा चित्र लिखा है, ठीक है, संस्मरण भी लिखे हैं। तो उनके उन संस्मरण के नाम क्या क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के, जैसे उन्होंने मान लो कोई यात्रा साहित्य लिखा है, तो उनके यात्रा साहित्य के नाम क्या हैं। ऐसे बहुत से कवियों के आपको बताने होंगे कि किस कवि ने कौन सी विधा में कौन कौन सी रचनाएं की हैं। ठीक है, अब देखो उसी के बाद में ये पॉइंट इसीलिए दे रखा है कि हिंदी के रचनाकार और उनकी रचनाएं, यानी कि अब इसी के अंतर्गत आ गया है। ये अलग से पढ़ने का मतलब
अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा आपको, उसी के अंतर्गत ही आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन ये दे रखा है जिसमें कोई ये ना कहे कि नहीं आपने तो बस इतना बताया था कि इसके अंतर्गत इतना ही पढ़ना है, इसीलिए उसने ये दे दिया है। देखो जब यात्रावृत्ति पढ़ेंगे तो यात्रावृत्ति के बारे में थोड़ी नहीं पढ़ लेंगे, किसने कौन सी रचना की है, किस लेखक ने मतलब किसके बारे में क्या बताया है। बहुत सी यात्रावृत्त आपको देखने को मिलेंगे, बहुत सी जीवनियाँ देखने को मिलेंगी, बहुत से व्यंग लोगों ने लिखे हैं, तो यानी कि किसने कौन सा व्यंग किया है, ठीक है। तो ये सारा आपको बताना पड़ेगा। आगे चलते हैं। आगे क्या है कि काव्य के भेद, यानी कि काव्य के भेद में रस, छंद, अलंकार, शब्द शक्ति, अर्था। अब देखो अलंकार को दो भागों में बांटा गया है, शब्द अलंकार और अर्थालंकार। यहाँ पे जो है थोड़ा सा कट हो गया है, यानी कि अलंकार को शब्द शक्ति यहाँ पे लिख दिया, ये शब्द अलंकार है, ठीक है। आप लोग इसे यहाँ पे शब्द अलंकार कर लीजिएगा। शब्द अलंकार यानी कि ये क्या है, ये शब्द अलंकार है। और एक मिनट, ये थोड़ा सा यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, ये टाइपिंग में मिस्टेक हुई है। तो यानी कि ये शब्दालंकार है, ठीक है। ये शब्दालंकार है और ये क्या है, ये अर्थालंकार है। फिर काव्य के गुण, काव्य के दोष, आपको ये भी पढ़ना पड़ेगा। फिर भाषा में आ जाते हैं। हिंदी भाषा, यानी कि हिंदी की बोलियां कौन कौन सी हैं, विभाषाएं कौन कौन सी, हिंदी की शब्द संपदा क्या है, हिंदी की बोलियां और उपबोलियां कौन कौन सी हैं। देवनागरी लिपि, यहाँ पे थोड़ा सा छूट गया है एक पॉइंट। देवनागरी लिपि, देवनागरी लिपि या और फिर देवनागरी लिपि का नामकरण, उसका विकास, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये भी पढ़ना पड़ेगा, यानी कि अब देखो हिंदी की बोली है देवनागरी, तो देवनागरी लिपि का नामकरण, उसका विकास, हिंदी लिपि का विकास, उसका नामकरण, तो ये सब आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा। आगे चलते हैं। विशेषताएं, यानी कि हिंदी की विशेषताएं आपको ये भी पढ़ना पड़ेगा। इंडो यूरोपियन भाषा के प्रभाव, यानी कि ये भी हिंदी के अंतर्गत आता है। अब फिर आगे क्या है, व्याकरण, इंडो यूरोपियन भाषा के प्रभाव, ये तो आपको मुश्किल है, मुझे नहीं लग रहा है कि ये पढ़ना पड़ेगा। इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट टाइप हो गया है, ये नहीं आपको पढ़ना पड़ेगा। इसमें आपको त्रुटियां, सुधार, और यहाँ पे क्या पढ़ना पड़ेगा, त्रुटियां, सुधार, आपको पढ़ना पड़ेगा त्रुटियां और एक पढ़ना पड़ेगा सुधार के प्रयत्न, यानी कि हिंदी भाषा को सुधारने के लिए कौन कौन से प्रयत्न किए गए हैं, उसमें कौन कौन सी त्रुटियां हुई हैं, ठीक है। तो ये एक पॉइंट है इसमें। आगे देखते हैं। आगे क्या है, व्याकरण, लिंग, वचन, कारक, संधि, समास, वाक्य शुद्धिकरण, शब्द रूप, पर्यायवाची, विलोम, श्रुति, संभिन्नार्थक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरा, लोकोक्ति, ठीक है। यानी कि इतना आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, इतना आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा। आप यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, मैंने आपको लिख के बता दिया था। अब नीचे क्या है, संस्कृत साहित्य, ठीक है, संस्कृत साहित्य। अब संस्कृत साहित्य में आपको संस्कृत साहित्य में आपको पढ़ना पड़ेगा कि प्रमुख रचनाकार और उनकी रचनाएं, जैसे कालिदास हो गए, भवभूति हो गए, भारवी हो गए, माघ हो गए, दंडी हो गए और श्रीहर्ष हो गए। इन सारे लेखकों की आपको रचनाएं भी पढ़नी पड़ेंगी। फिर क्या है, संधि, स्वर संधि और व्यंजन संधि, ये है संस्कृत की संधियां हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा, ये संस्कृत की संधियां हैं, ठीक है। समास, शब्द रूप, धातु रूप और उसके प्रयोग, ठीक है, और अनुवाद। तो ये था आपका हिंदी टीजीटी का सिलेबस। आई होप आपको हर चीज़ समझ आई होगी, आपको मैंने बहुत ही डिटेल में बताया है, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को
मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, लेकिन आप लोग बहुत ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में मत पड़िएगा। आप लोग बार बार जितना पढ़ा हुआ है उसे रिवाइज करते रहिएगा, ताकि आप लोग जो मतलब पढ़ रहे हैं उसे भूल ना जाए, क्योंकि अगला पढ़ने के चक्कर में अगर पिछला भूल गए तो पढ़ने का मतलब ही क्या रह गया। मान लिया जैसे आप लोगों ने क्या किया, पूरा सिलेबस कवर करने के चक्कर में मत रहिएगा, क्योंकि किसी भी व्यक्ति का सिलेबस कभी पूरा ही नहीं होता है। जिसके पास जितना होता है ना, अगर वो उसी को उतना अपना 100% दे करके मजबूत बना लेता ना, तो उसी से उसका जो है मतलब काम हो जाता है। तो आप लोग भी ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में पीछे वाला मत भूल जाइएगा, मतलब जितना है आपको उतना ही स्ट्रांग बना के रखना है, ठीक है। बहुत पढ़ने के चक्कर में फिर पीछे वाला जब नहीं बचता है तो उसका कोई अपना मतलब नहीं रह जाता, पढ़ना ना पढ़ना दोनों बराबर ही रह जाते हैं। तो आप लोग ऐसा करिएगा कि बहुत पढ़ने के चक्कर में मत पढ़िएगा, जितना पढ़िएगा आप लोग उतना जो है रिवाइज करते रहिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। और कोई भी और आप लोगों की कोई मतलब कोई समस्या आ रही हो तो आप लोग हमें कमेंट में बताइएगा, और मैं आप लोगों की उस समस्या का समाधान करूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।